दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है सामाजिक विज्ञान के अध्याय फर्स्ट में। हमने पहले मौर्य वंश हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था। आज हम मौर्य वंश के बाद में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका पुत्र बिंदुसार आया। बिंदुसार आने के बाद में फिर अशोक आया। अशोक आने के बाद में फिर उसका पुत्र कुणाल आया। इस तरह से वह वंश चलता गया और उसका जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वरदध्रत की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। तो फिर पुष्यमित्र शुंग ने एक वंश की स्थापना की जिसका नाम था शुंग वंश। इस तरह से आज हम तीन वंशों के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम शुंग वंश यानी कि शुंग वंश के बारे में, एक पढ़ेंगे सात वंश के बारे में और एक पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है। आपकी जीके के साथ साथ, आपके कंपटीशन के साथ साथ आपकी सब तरह की तैयारी यानी कि आपकी इस अध्याय के माध्यम से हो जाएगी। यानी कि आपकी इतिहास वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। तो चलो आगे चलते हैं। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो आपको पता है कि मैंने बताया अभी जस्ट आपको कि मौर्य वंश के राजा वरदध्रत की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईस्वी में। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राज्य काल में यानी कि अपने शासन काल में 2 बार अश्वमेध एक किया। क्या किया? अश्वमेध एक। अश्वमेध एक क्या होता है कि इस यज्ञ में क्या होता है कि अपने घोड़े को यानी कि अपने राज्य का एक घोड़ा होता है अश्व, उसको खुला छोड़ दिया जाता है और जो घोड़ा जहां तक जाता है वहां तक अपने राज्य का विस्तार मान लिया जाता है। अगर उस घोड़े को कोई पकड़ लेता है तो फिर वो एक चुनौती मानी जाती है। जिस तरह से आपको पता होगा कि राम भगवान ने जब अश्वमेध एक किया तब उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया था, तब लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया था, तब राम की सेना और उनके बीच में युद्ध हुआ था। तो अश्वमेध एक किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पतंजलि थे, आपने नाम सुना होगा बाबा रामदेव का। अभी जो पतंजलि के नाम से दवाइयाँ, मेडिकल सब उपकरण बनाते हैं, तो महर्षि पतंजलि जो योग शास्त्र के महान व्यक्ति थे वो पतंजलि किसके दरबार में थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं कि पतंजलि किसके दरबार में थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है। इसके बाद में भी अनेक शासक हुए, जैसे पुष्यमित्र के बाद में उसके अग्निमित्र हुआ, ज्येष्ठ मित्र हुआ, भद्रक हुआ, भागवत हुआ, देवभूत हुआ। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल अपन को ये ध्यान रखना है कि शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में अपन को ध्यान रखना है। फिर उसी समय शुंग वंश के लगभग समान ही उसके बाद में ही दक्षिण भारत में एक वंश था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश इस कारण फेमस है क्योंकि सातवाहन वंश के जो शासक थे अपने नाम के पीछे माता का नाम लगाते थे। यानी कि भारत के एकमात्र वंश कौन सा था जो अपने नाम के पीछे माता का नाम लगाते थे? तो कौन सा था? सातवाहन वंश। देखो, सातवाहन वंश की स्थापना कहाँ हुई? आंध्र यानी कि सातवाहन वंश को आंध्र भी कहा जाता है। यानी कि ये वर्तमान आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इस वंश की स्थापना हुई, जो अभी कहाँ पर है? गोदावरी और कृष्णा नदियों के घाटियों के बीच में है। अब आपको पता होगा गोदावरी क्या है। आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अब देखिए, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने की। कब की? 60 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की। ठीक है। यानी कि आपको बताया मैंने कि इस वंश को सातवाहन या सात आंध्र वंश भी कहा जाता है। सिमुक के बाद में इसका जो शासक बना उसका पुत्र सातकर्णी प्रथम। कौन बना? सातकर्णी प्रथम। यानी कि इस वंश के जो शासकों का नाम है वो सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी गौतम पुत्री, इस तरह से इनका नाम रहता है। तो सातकर्णी प्रथम ने ये प्रथम शासक था इस वंश का जिसने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की।
और इसने सातकर्णी प्रथम ने ही यानी कि गोदावरी नदी के तट पर अपनी राजधानी प्रतिष्ठान बनाई। यानी कि अगर आप क्या जाए कि सातवंश की राजधानी क्या थी, तो क्या बताओगे आप? प्रतिष्ठान इस वंश की राजधानी थी। अब देखिए, सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद में इस राज्य में, सातवंश राज्य में शकों का आक्रमण होने लगा। शकों के आक्रमण होने के कारण इसके बाद में जितने भी शासक हुए, यानी कि जितने भी शासक हुए वो शकों के नीचे दबे रहे। यानी कि 20-25 शासक इस सात वंश के दबे रहे। लेकिन इस वंश का जो 23वां शासक था, इस वंश का जो 23वां शासक था, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, जो शक वंश था, इस शक वंश को पश्चिमी छत्र भी कहते थे। तो इस गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, जो 23वां शासक था, उसने शक वंश की शक्ति को नष्ट कर दिया और पुनः सात वंश की समृद्ध सत्ता को स्थापित किया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह इसी वंश के जो शासक था, वशिष्ठी पुत्र पुलमामी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रूपदामन प्रथम से पुत्री से विवाह किया। यानी कि कुछ शासकों ने शकों से बाद में विवाह भी किया। यानी कि पहले तो सातवानों और शकों के बीच में युद्ध हुआ। बाद में सातवान वंश के जो शासक थे, उन्होंने शकों के से विवाह संबंध भी तय किए, जिससे उनको कुछ क्षेत्र भी प्राप्त हुआ। आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह इस वंश के कुछ शासकों ने, जैसे इसका 27वां शासक था एकश्री ने, कुछ मुद्राएं भी चलाई। उन मुद्राओं पर जो आकृतियां छपी हुई है उसमें से जलपोत है। जलपोत देखकर ये मालूम होता है कि सातवान वंश का शासकों का जो संबंध था वो समुद्र तक भी था, यानी कि समुद्र पार भी था, यानी कि समुद्र के पार भी जाते थे। तो आपको ध्यान रखना है। अब इनकी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सातवान वंश ने भारत में क्या क्या किया। इस वंश के शासकों ने हिंदू धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने यज्ञ वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया। विदेशी यवनों शासकों को संघर्ष करते रहे। तो आपको ये ध्यान रखना है। यानी कि सातवाहन वंश किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात कि भारत का ऐसा कौन से शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देना प्रारंभ किसने किया, तो सात वंशों ने ही प्रारंभ किया। इसको अनुदान को अग्रहार भी कहा जाता है। अगर आपके आए कि अग्रहार किसे कहते हैं या अग्रहार क्या है, यानी कि ब्राह्मणों को जो भूमि दान दिया जाता है उसको अग्रहार कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह इन्होंने सातवाहन शासकों ने विहार बनाए, चैत्य बनाए। यानी कि बौद्ध धर्म में दो तरह की चीजें होती है, एक होता है चैत्य, एक होता है विहार। चैत्य का मतलब होता है स्तूप और विहार का मतलब होता है जहां पर बौद्ध साधु संत जहां पर रुकते हैं। तो इनमें से आपको ध्यान रखना है कि काले का चैत्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काले का चैत्य किसने बनवाया था। तो आपको ध्यान रखना किस वंश के शासकों ने बनाया था, तो सात वंश के शासकों ने काले का चैत्य बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब पढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य। तो उम्मीद है कि आपको सात वंश याद हो गया होगा। मेन क्वेश्चन आपको ध्यान रखने सात वंश के। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि जैसे शुंग वंश की स्थापना किसने की, पता होना चाहिए। ऐसे पतंजलि किसके दरबार में थे, ऐसे आपको ये पता होना चाहिए कि सात वंश कौन, भारत के कौन से वंश के शासक अपने नाम के पीछे माता का नाम लगाते थे। इसी तरह आपको याद होना चाहिए कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किन्होंने प्रारंभ की। इसी तरह आपको याद होना चाहिए कि काले का चैत्य किस वंश के शासकों ने बनाया। इसी तरह आपको याद होना चाहिए कि जो ये थे सातवाहन वंश, इन्होंने इनकी राजधानी कौन सी थी, प्रतिष्ठान थी। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अब पढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य। ठीक है। अब गुप्त साम्राज्य अब चलता है अपना ईस्वी, यानी कि पहले पढ़ रहे थे अपने ईसी पूर्व, अब क्या चल रहा है ईस्वी। यानी कि जैसे अभी अपने कौन सी चल रही है, अपने 2020 ईस्वी चल रही है। अपन कौन से सन में रह रहे हैं, 2020 ईस्वी में। तो यानी कि आप ध्यान रखना क्या चल रहा है अभी, 2020 ईस्वी। तो जिस तरह से ये आज से पहले कब की बात है, यानी कि आज से लगभग
1500 ईसु पूर्व की बात है। अगर आप ईसा पूर्व और ईसु में नहीं समझते तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाले हैं सामाजिक के, तो उन वीडियो में मैंने बता रखा है, उनको देख लीजिए कि ईसु और ईसा पूर्व में क्या अंतर है। ठीक है, तो आज से 1500 साल पहले, 1800 साल पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। गुप्त साम्राज्य से पहले राजस्थान भारत में कुछ शासक भी थे, जैसे कुषाण वंश था। कुषाण वंश में एक कनिष्क था, कनिष्क ने भी भारत में शासन किया, तो ये था। तो लेकिन इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि गुप्त वंश 275 ईस्वी में अस्तित्व में आया। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। किसने की? श्रीगुप्त ने। अब हमें कैसे पता लगता है कि श्रीगुप्त ने इस वंश की स्थापना की? तो इस वंश का एक शासक था समुद्रगुप्त, बहुत ही अच्छा शासक हुआ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपोलियन। नेपोलियन कहाँ का शासक था? फ्रांस का था, यानी कि फ्रांस देश का एक नेपोलियन था जिसने पूरे यूरोप को जीत लिया था लगभग। इसी तरह समुद्रगुप्त ने पूरे भारत को जीत लिया था, जिस कारण समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को बारे में बहुत अच्छी जानकारी पढ़ेंगे आगे। तो इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तो इसका पता कैसे लगता है कि समुद्रगुप्त ने एक लेख लिखवाया, उस लेख में कहा गया कि मैं श्रीगुप्त का परपौत्र हूं। क्या हूं? श्रीगुप्त का परपौत्र, जो आज आगे बताएंगे। अब श्रीगुप्त के बाद में इसका पुत्र हुआ घटोत्कच। कौन हुआ? घटोत्कच इसका पुत्र हुआ। और घटोत्कच का पुत्र कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन हुआ? समुद्रगुप्त। यानी कि श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद में फिर आता है चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यानी कि पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर कौन आएगा? चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड। इस तरह से शासक आएंगे, आपको ध्यान रखना है। जिस तरह आपने मौर्य साम्राज्य में याद रखे ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका पुत्र कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। अशोक का पुत्र कौन था? कुणाल। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वरदत्र। इसी तरह आपको गुप्त वंश में ध्यान रखना है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त का पुत्र कौन था? घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त तृतीय। इसके बारे में, इन शासकों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में क्या क्या पढ़ना है अपन को, देखते हो। नंबर 1 तो ये इस वंश का ये पहला शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ऐसा शासक था जिसने किसकी पदवी धारण की? महाराजाधिराज। दूसरी, इसने लिच्छवी वंश के शासक कुमार देवी से विवाह भी किया, यानी कि अंतरजातीय विवाह। यानी कि अपन माने कि अंतरजातीय विवाह उस समय भी प्रचलित था, यानी कि अलग अलग जातियों में। सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही 319 ईस्वी में एक संवत चलाया, जिसका नाम था गुप्त संवत। यानी कि गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बहुत सी कहानियां हैं जिसको बाद में विस्तार से बताएंगे। तो आगे पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र हुआ समुद्रगुप्त। ठीक है, अब समुद्रगुप्त क्या था कि इसने साम्राज्यवाद, यानी कि आसपास के क्षेत्रों को जीतने की नीति अपनाई। ठीक है, इसके दरबारी कवि था हरिसेन। यानी कि हरिसेन का नाम ध्यान रखना कि हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। हरिसेन ने इसकी एक अभिलेख लिखा जिसका नाम था इलाहाबाद प्रस्तुति या प्रयाग प्रस्तुति, जिसको मैंने आपको यहाँ बताया कि प्रयाग प्रस्तुति। देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रयाग प्रस्तुति। तो इलाहाबाद या प्रयाग प्रस्तुति क्या है? यानी कि अशोक ने लिखा था। तो अशोक का अभिलेख और समुद्रगुप्त का अभिलेख, ये दोनों इलाहाबाद प्रस्तुति पे मिलते हैं। यानी कि हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। ठीक है, आपको ध्यान रखना। इसने समुद्रगुप्त ने अपने जीते हुए क्षेत्रों को 5 भागों में बांट दिया था, जिनको आप पढ़ लेना आराम से। जैसे गंगा यमुना का दोआब का राज्य, पूरी इमारे के राज्य, पूर्वी इंदे क्षेत्र के 8वीं के राज्य, पूर्वी दक्षिणी व दक्षिण भारत के राज्य और शक कुषाण राज्य। ठीक है, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारा था। उसके पास एक नौसेना भी थी और इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया और इसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम के लेख लिखा मिलता है। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि इसके इस संगीत में भी निपुण था।
ये अपन को पता लगता है कि उनके सिक्कों पर वीणा बजाती हुई आकृतियों से, जिस कारण इसको कविराज भी कहा जाता है। ये बहुत सारी जानकारियां हैं इनके समुद्रगुप्त के बारे में। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कौन से वंश के शासकों को कहा जाता है, तो गुप्त साम्राज्य को प्राचीन काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में आपने बहुत सी चीजें पढ़ ली कि इसने क्या क्या किया, इनकी कविराज किसको कहा गया, अश्वमेध पराक्रम किसके सिक्कों पे मिलता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाद में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे पूछूंगा, आपको क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज दूंगा जिनको आपको अध्ययन करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका पुत्र हुआ फिर चंद्रगुप्त तृतीय, यानी कि समुद्रगुप्त के बाद में उसका पुत्र कौन हुआ, चंद्रगुप्त तृतीय। अब इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त तृतीय ने क्या नाम मिलता है इसका, देवराज या देवगुप्त, ठीक है, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को तृतीय था, प्रथम नहीं था, और देवराज देवगुप्त भी कहते हैं। द से ध्यान रखना, द से द्वितीय में द, इसमें भी देवराज में द है और द्वितीय में भी द है, तो दोनों से ध्यान रखना, देवराज या द्वितीय एक ही था। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय या देवराज या देवगुप्त एक ही था। अब इसने किस तरह से किया, यानी कि ये पहला शासक था जिसने विवाह संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य को बढ़ाया। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह राजा रुद्रसेन से कर दिया। बाद में राजा रुद्रसेन की मृत्यु होने के बाद में प्रभावती ने अपने नाबालिग पुत्र को सिंहासन में बैठाकर अपना राज्य चलाया, यानी कि शासिका बनी प्रभावती। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त तृतीय के बारे में। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी भी बनाया था। किसने, चंद्रगुप्त तृतीय ने, आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त तृतीय के बाद में इसका पुत्र बना कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय भी कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो तक्षशिला। कौन सा है, तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। लेकिन तक्षशिला के बाद में कौन आया, कौन सा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय सबसे, उसके बाद में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, जो बाद में जला दिया गया था। कुमारगुप्त या महेंद्र गुप्त के बारे में स्कंदगुप्त आया। स्कंदगुप्त को आपको ध्यान रखना है कि इसने एक जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। अगर आपकी न्यू आए कि जूनागढ़ कहाँ है, तो जूनागढ़ आपको पता होना चाहिए कि गुजरात राज्य में है। यानी कि जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात राज्य में। जूनागढ़ के बारे में आपको पता होगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत की 3 रियासतें, यानी कि जम्मू कश्मीर और हैदराबाद और जूनागढ़, इन तीनों ने भारत में मिलने से मना कर दिया था। यानी कि हैदराबाद और जूनागढ़ और कश्मीर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के हस्तक्षेप के कारण जूनागढ़ भी और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर तीनों भारत में मिल सके। यानी जूनागढ़ कहाँ है, वे वर्तमान में कहाँ पर है, गुजरात में। तो जूनागढ़ के अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण, यानी कि जीर्णोद्धार करवाया। किसने करवाया, जीर्णोद्धार। यानी कि फिर आप इनसे पूछे कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो मौर्य शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी सुदर्शन झील भी कहाँ पर है, गुजरात में है। तो आपको इनको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको शासक ध्यान रखना है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दूसरे बच्चों को भी, दूसरे स्टूडेंटों को भी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भेजिए, ताकि उनकी जो जीके है, जीके के साथ साथ उनका सब्जेक्ट की तैयारी मजबूत हो सके। साथ ही इसको लाइक भी जरूर कर दीजिए और दूसरे बच्चों को, दूसरे स्टूडेंटों को भी जरूर भेजिए, जिससे उनकी एक तरह से अच्छी तैयारी हो सके और इस ऑनलाइन कक्षा का वो आनंद उठा सके और लुत्फ उठा सके। धन्यवाद। जय हिंद।